हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौर धाराएं और एसी जनरेटर। हालांकि एसी जनरेटर का जो पोर्शन है वो एसी करंट का शुरुआत है। तो आज हम लोग भौर धाराएं और एसी जनरेटर के बारे में, यानी कि हम लोग जो हाई स्कूल में भी पढ़ा हुआ है एसी डीसी जनरेटर, उसी का हम लोग थोड़ा सा फार्मूलेटेड रूप पढ़ेंगे कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है या प्रत्यावर्ती विभवांतर, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है हेडिंग, जो है पहली हेडिंग है वो है भौर धाराएं। भौर धाराएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में एडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट, EDDY, एडी करंट। ठीक, तो एडी करंट की जो खोज एक तरह से कह लीजिए, या जिसके द्वारा देखा गया, उस वैज्ञानिक का नाम था फोको। सन 1895 में फोको ने यह ऑब्जर्व किया था। फोको नाम का वैज्ञानिक था। सन 1895 के लगभग की बात है। तो फोको नामक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया कि कोई अगर धातु का कोई टुकड़ा हो, किसी भी आकार और आकृति का धातु का अगर कोई टुकड़ा हो, अगर उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में चलाया जाए या किसी परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, या धातु के टुकड़े को फ्लक्स रेखाओं को काटता हुआ गति करे, तो उन्होंने देखा कि जो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आंतरिक आयतन में छोटे छोटे धारा लूप प्रेरित हो जाते हैं। छोटे छोटे धारा लूप क्या हो जाते हैं? प्रेरित हो जाते हैं। और वो बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे कि पानी में जो धाराएं बनती है, चक्करदार भंवर बनते हैं। तो वो जो उनका स्वरूप होता है वो पानी में बनने वाली भंवर, चक्करदार भंवर के टाइप की होती है। इसीलिए उनको भंवर धाराएं कहा गया। और फोको ने इसको ऑब्जर्व किया था, तो फोको के नाम पर, यानी आविष्कारक के नाम पर भी इसको फोको धाराएं भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसकी जो डिफिनीशन कह लीजिए, या इसके बारे में कि भौर धाराएं होती क्या हैं और इनको भौर धाराएं क्यों कहते हैं, उस बारे में लिख लिया जाता है। ठीक, और एक चीज और है कि भौर धाराएं जो होती हैं कभी कभी इतनी प्रबल हो जाती हैं कि ये इनके कारण इतनी ज़्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है कि ये धातु के टुकड़े को पिघला भी सकती है। ठीक, तो भौर धाराओं का मान जो होता है वो चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? चालक के प्रतिरोध पे निर्भर करता है। अगर चालक का प्रतिरोध, भौर धाराओं को अगर कम करना है तो चालक के प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाता है, जिससे भौर धाराओं का मान कम हो जाता है। क्योंकि कहीं कहीं भौर धाराएं बहुत हानि पहुंचाती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में है ना, कुंडली आर्मेचर जनरेटर या मोटर में जो कुंडली का आर्मेचर होता है, उसमें जो क्रोड रखी जाती, कोर होती है, उसमें भौर धाराएं जो होती हैं के कारण ऊर्जा का बहुत लॉस हो जाता है। तो इसलिए भौर धाराओं को कम करने का भी उपाय है, उसको आगे देखेंगे। पहले ये देखा जाए कि भौर धाराएं क्या है। अभी हमने बताया, तो उसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि जब किसी आकृति आकार का, जब किसी
आकृति और आकार का, जब किसी आकृति और आकार का कोई धातु का टुकड़ा, कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, टुकड़ा रखा हो, लेकिन किस में रखा हो? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे, ये भी हो सकता है कि अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे कि मतलब धातु के टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, कि टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो? परिवर्तन हो, या अपनी गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटता हो, ये भी हो सकता है, या अपनी गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स को काटता हो तो धातु के तो टुकड़े के संपूर्ण आयतन में काटता हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में छोटे छोटे धारा लूप प्रेरित हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? धारा लूप प्रेरित हो जाते हैं, जो जल में उत्पन्न जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं, जो जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान चक्करदार होती हैं। कैसे होती हैं? चक्करदार होती हैं। तो जो धारा लूप प्रेरित होते हैं ना, वो भंवर के आकार के होते हैं। किसके आकार के होते हैं? भंवर के। इसीलिए इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं, भंवर धाराएं कहते हैं। तो इसका आविष्कार कौन किया था? फोको ने। मतलब इसको ऑब्जर्व कौन किया था? फोको ने। देखा कौन था? फोको ने। कब? 1895 में। तो आविष्कारकर्ता के नाम पर इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। फोको धाराएं भी कहते हैं। मतलब जब कोई धातु का टुकड़ा किसी भी आकार आकृति का किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो, या इस प्रकार गति चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करे कि उससे टुकड़े से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता हो, या वो फ्लक्स रेखाओं को काटता हुआ गति करता हो,
तो उस टुकड़े से बदचुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण मतलब परिवर्तन होता हो तो टुकड़े के संपूर्ण आयतन में छोटे छोटे धारा लूप प्रेरित हो जाते हैं जो जल में उत्पन्न भौर धाराओं के समान चक्करदार होते हैं। इसीलिए इन्हें भौर धाराएं कहते हैं और आविष्कारक के नाम पे इन्हें फोको धाराएं भी कहते हैं। भौर धाराएं जो होती हैं वो चालक के गति का विरोध करती हैं। ठीक है, मतलब है कि भौर धाराएं चालक की गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। तो इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ी सी और इस बारे में लिखा जाए किस पे निर्भर करती हैं, क्या होता है। फिर हम इसके उपयोग देखेंगे। ये पूछता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है कि भौर धाराएं क्या है, इनके कोई 2 उपयोग, 3 उपयोग, 4 उपयोग लिखिए। तो अभी हम लोग भौर धाराएं क्या हैं, इनके कोई उपयोग लिख लेते हैं और भौर धाराओं से बचने का उपाय हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग ट्रांसफार्मर एसी करंट पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो जो भौर धाराएं होती हैं वो चालक के गति का विरोध करती हैं। यहाँ लिखेंगे कि भौर धाराएं चालक की गति का विरोध करती हैं। भौर धाराएं क्या होती हैं, चालक की गति का विरोध करती हैं। भौर धाराओं का मान क्या होता है, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है ना। भौर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करती। भौर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर। भौर धाराएं कभी कभी इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा तप्त लाल होकर पिघल जाता है ना। भौर धाराएं कभी कभी इतनी प्रबल होती हैं कि वही धातु का टुकड़ा जिसमें उत्पन्न होती है वही लाल तप्त होकर के क्या हो जाता है, पिघल जाता है। प्रेरण भट्ठी में उपयोग किया जाता है इस तरह का। ठीक है, भार चालक के प्रतिरोध पर निर्भर होती हैं, यानी कि भौर धाराओं का मान कम करने के लिए चालक का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ता है। चालक का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ता है। भौर धाराओं का मान कम करने के लिए ही चालक का प्रतिरोध क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो है चालक की गति का विरोध करती हैं। सब मतलब है कि इनकी, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई ये है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र, इसमें कोई चालक है जो है और इसे बाहर ले जा रहा है, इसे बाहर खींचा जा रहा है। तो B जो है नीचे की दिशा में, तो जब हम इसको बाहर खींचेंगे तो ये क्या है, इसकी एरिया, फ्लक्स परिवर्तन की जो एरिया होती है वो घट रही है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन घट रहा है। इसमें जो धारा लूप प्रेरित होता है वो उसकी डायरेक्शन, जो धाराएं जो बनती हैं चक्करदार, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि इसके बाहर आने का विरोध करती हैं। प्रेरित धाराएं या प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध। जब हम बाहर लाते हैं तो फ्लक्स का मान घटता है, तो ये फ्लक्स के मान को बढ़ाने के लिए इसके पर एक बल लगाएंगे, मतलब इस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि इस पर एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी,
है ना। तो इसमें करंट की डायरेक्शन देखते हैं, ऐसे नहीं होगी, अभी देख लेते हैं। मतलब प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि इसमें फ्लक्स परिवर्तन का विरोध होता है। अभी देख लिया जा रहा है कि इधर होती है शायद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए, ये जब चालक बाहर जा रहा है तो क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट रही है, यानी फ्लक्स घट रहा है। तो जो धारा लूप इसमें प्रेरित होता है उसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो फ्लक्स के बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो फ्लक्स, इससे पूरे एरिया से फ्लक्स घट रहा है ना। जब हम बाहर जा रहे हैं तो क्या है, घट रहा है। थोड़ा सा ये भी दिखा दे लंबा, क्योंकि अभी तो पूरा इसमें ही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम बाहर आ रहे हैं, ठीक। ये तो अब इसमें करंट ऐसे प्रेरित होगी जो फ्लक्स का मान बढ़ाएगी, मतलब घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी। मतलब करंट ऐसे डायरेक्शन में घूमेगी कि जो क्षेत्र होगा उसकी भी डायरेक्शन क्या हो, अंदर की ओर। तो देखिए, क्षेत्र अंदर करने के लिए करंट कैसे होना चाहिए, ऐसे, इस डायरेक्शन माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी तो क्षेत्र अंदर होगा, है ना। यानी कि ये उंगलियों का घुमाव होगा जो करंट की डायरेक्शन में, और ये अंगूठा क्षेत्र। तो क्षेत्र हमको बढ़ाना है तो अंगूठा क्षेत्र की डायरेक्शन में कर लीजिए, और उंगलियां को क्या करें, उंगलियां किधर मुड़ रही हैं, इधर मुड़ रही हैं, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन इधर, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि ये इस पे एक बल लगाएंगे इसके कारण की वजह से, जो इसका बाहर जाने का क्या होगा, विरोध होगा, यानी कि बाहर खींचने का विरोध करते हैं। अगर हम इसे अंदर प्रवेश करें तो भंवर धाराएं उल्टी दिशा में प्रेरित होकर के इसके अंदर जाने का विरोध करेंगे। भंवर धाराएं इसके अंदर जाने का विरोध करेंगे, ठीक है ना। तो भंवर धाराएं जो होती हैं वो चालक की गति का विरोध करती हैं। अब अगर इसे अंदर प्रवेश कराएं तो भंवर धाराओं की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यानी कि वो फ्लक्स को घटाने का प्रयास करेंगे, है ना। यानी कि इसके अंदर जाने का विरोध करेंगे, मतलब अंदर न जाए, और इधर बाहर जा रहा है तो बाहर जाने का विरोध करेंगे। प्रेरित करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि चालक को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाने का विरोध करेंगे, अंदर आने का विरोध करेंगे। तो वही बात लिखा है कि भंवर धाराएं चालक की गति का विरोध करती हैं, ठीक। कभी कभी इसके कारण नुकसान होता है तो इसको कम करने के लिए चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इसके वजह से ऊर्जा का बहुत लॉस होता है। कहीं कहीं तो फायदेमंद है, अभी हम उसका उपयोग लिखेंगे, लेकिन कहीं कहीं इसका नुकसान भी है। ट्रांसफार्मर में, जनरेटर मोटर में नुकसान भी है, और कहीं कहीं इसका फायदा भी है। जैसे कि विद्युत रेलगाड़ियों में विद्युत ब्रेक लगाने में इसका फायदा है, और धारा मापने के लिए जो दोलन रुद्ध धारा मापी है उसमें जो है कुंडली को विक्षेपित करके रोकने में इसका उपयोग होता है। प्रेरण भट्ठी में धातु को पिघलाने में इसका उपयोग। तो वही चीज हमको लिखना है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है इसका उपयोग के बारे में बात करें। चलिए, चाहे तो इस बात को आप नीचे लिख भी लीजिए कि
कि जब चुंबकीय छेद से किसी चालक को बाहर लिया जाता है तो धारावाही लूप, तो चालक में जो प्रेरित धाराएं होती हैं वो चालक के बाहर जाने का विरोध करती हैं। मतलब उनकी धाराएं इस तरह से होती हैं कि वो बाहर जाने का विरोध करती हैं, यानी फ्लक्स के घटने का विरोध करती हैं। लेंज के नियम आप लोगों ने पढ़ा ही है। इसके बाद जैसे हम चालक को अंदर करते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी जब उसका फ्लक्स बढ़ता है तो वो फ्लक्स घटने का विरोध करती हैं। इसका मतलब है कि उस प्रेरित करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो फ्लक्स को घटाएगा, यानी क्षेत्र बाहर हो जाएगा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी उसके अंदर आने का विरोध करेंगे। तो भौर धाराओं से हानि, उससे बचने के उपाय तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं भौर धाराएं के उपयोग, अनुप्रयोग या उपयोग। भौर धाराओं के उपयोग, हम 4 उपयोग के बाद करते हैं या अनुप्रयोग। भौर धाराओं के उपयोग या अनुप्रयोग, तो हम 4 के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि ये जो धारा मापने वाला दोलन रुद्ध धारा मापी होता है, धारा मापने वाले दोलन रुद्ध धारा मापी होता है, तो उसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, उस पे जो है तार को लपेट करके कुंडली बनाई जाती है ना। तो जब वो कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल करंट, मतलब प्रेरित करंट उत्पन्न हो जाती है। तो पहले तो करंट जाती है तो कुंडली घूम जाती है, तो क्या होता है कि फ्लक्स वो जो संकेतक लगा होता है वो जो है विक्षेपित हो जाता है। तो उसे अपने स्थान पे रुकने के लिए, यानी कि बहुत आगे ना विक्षेपित हो जाए, तो वो प्रेरित करंट जो कुंडली में उत्पन्न होती है वो मेन धारा का विरोध करती है, तो वो जा करके वहीं रोक देती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है ना। तो उसमें जो है एक तरह से नियंत्रक के रूप में, यानी कि कुंडली विक्षेपित होकर जो है शीघ्र क्या होती है, रुक जाती है। यानी कि जो कहने का मतलब ये है कि वो जो संकेतक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, पॉइंटर, तो वो पॉइंटर जो होता है वो विक्षेपित होकर के फिर स्थिर हो जाता है। किसके कारण? भौर धाराओं के कारण। तो इसको लिखना है, तो इसमें लिख लेते हैं धारा मापने वाले, नंबर 1 है धारा मापने वाले दोलन रुद्ध धारा मापी में इसका उपयोग ऐसे लिखा जाता है। इसका उपयोग धारा मापने वाले दोलन रुद्ध धारा मापी में, है ना, धारा मापी में कुंडली को विक्षेपित होने से रोकने के लिए किया जाता है। विक्षेपित होकर शीघ्र रुक जाती है ना, तो दोलन रुद्ध धारा मापी में कुंडली को विक्षेपित होकर कुंडली को नियंत्रित करने में किया जाता है, को नियंत्रित करने में किया जाता है। आप इतना लिख देंगे ना तो सही है कि इसका उपयोग धारा मापने वाले दोलन रुद्ध धारा मापी में किया जाता है या कुंडली को नियंत्रित करने में किया जाता है। तो कुंडली से ही संकेतक जुड़ा होता है, जैसे कुंडली घूमती है संकेतक भी घूम जाता है, तो संकेतक घूम जाता है बहुत, ठीक, तो वहां जाके रुक जाए, है ना, बहुत आगे ना जाए, मतलब शीघ्र रुक जाए, तो इसीलिए वो
वहाँ पे भौर धाराओं का उपयोग होता है उसको रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। अब दूसरा है रेलगाड़ियों में चुंबकीय ब्रेक के रूप में, या ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत ट्रेनों में वैद्युत ब्रेक के रूप में। यहाँ पे लिखेंगे कि वैद्युत ट्रेनों में विद्युत ब्रेक के रूप में भौर धाराओं का उपयोग किया जाए, भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैद्युत ट्रेनों में विद्युत ब्रेक के रूप में ना, तो इसमें क्या होता है कि जो उसकी जो ट्रेन की जो क्या कहते हैं, पहिए की जो धुरी होती है ना, धुरी एक्सेल जो होती है ना, उसमें एक धातु का ड्रम लगा होता है। धातु का क्या होता है, ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ वो घूमता है। धातु का एक ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ वो क्या करता है, घूमता रहता है उसी के साथ। तो जब ब्रेक लगाना होता है तो वहाँ व्यवस्था होती है, धातु जो ड्रम होता है जो उसके साथ घूमता है उसी के ऊपर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो वो तो चक्के के साथ घूम रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र जब उसके ऊपर परिवर्ती लगाते हैं तो उस ड्रम के अंदर प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह से प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं जो कि उस ड्रम के घूमने का विरोध करती हैं। तो इतनी प्रबल होती हैं कि वो ड्रम को क्या करती हैं, रोक देती हैं। तो हम सिंपल खाली इतना ही लिखेंगे कि वैद्युत ट्रेनों में विद्युत ब्रेक के रूप में भौर धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक। अब है कि प्रेरण भट्ठियों में, प्रेरण भट्ठियों में धातुओं को पिघलाने के लिए, धातुओं को पिघलाने के लिए भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक। प्रेरण भट्ठियों में धातुओं को पिघलाने के लिए भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है। और एक चौथा है कि जो गाड़ियों में, मोटर गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है, मोटर गाड़ियों के स्पीडोमीटर जो गाड़ी की चाल मापता है, मोटर गाड़ियों के स्पीडोमीटर में भौर धाराओं का उपयोग किया जाता है, धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक चुंबक होता है जो गियर की सहायता से पहिए की धुरी से जुड़ा होता है, और उस चुंबक के ऊपर एक धातु का ड्रम होता है। चुंबक के ऊपर क्या होता है, धातु का ड्रम लगा होता है, और पहिए के साथ साथ वो घूमता है। अब धातु के ड्रम में, क्योंकि ड्रम घूमता है और उसके नीचे चुंबक है, तो क्या होता है कि भाई ये तो चुंबक, वो धातु का ड्रम जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटता हुआ घूमता है, तो ड्रम में भौर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो घूमते हुए पहिया घूम रहा है और ड्रम भी घूम रहा है, तो उसमें दोनों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करती हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब होता है कि पहिए के साथ साथ वो ड्रम भी घूमने लगता है, पहिए के साथ साथ वो क्या होता है, ड्रम भी घूमने लगता है। और ड्रम का जो घुमाव होता है, ड्रम का जो घुमाव होता है वो गाड़ी के चाल के समानुपाती होता है।
ड्रम का जो घुमाव होता है वो गाड़ी के चाल के समानुपाती होता है ना। तो मोटर गाड़ियों में के स्पीडोमीटर में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है जो गाड़ी की चाल को मापता है। ठीक है, इसकी सहायता से। तो ये 4 उपयोग बहुत है, 2 पूछता है कोई, 2 इसके उपयोग लिखिए। ठीक, तो ये 4 उपयोग हैं जिसको आप नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए। तो पहला उपयोग था वो संकेतन कुंडली को नियंत्रित करने में, विद्युत ट्रेन में ब्रेक लगाने में, प्रेरण भट्ठी में धातुओं को पिघलाने के लिए। मतलब प्रेरण भट्ठी में धातु के अंदर इतनी प्रबल मतलब है कि प्रेरित भाव धाराएं उत्पन्न कर दी जाती हैं, वो इतनी प्रबल होती हैं कि वो धातु को क्या करती हैं, लाल तप्त करके पिघला देती हैं प्रेरण भट्ठी में। और दूसरी चीज, मोटर गाड़ियों के स्पीडोमीटर में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये 4 उपयोग हो गए। तो ये थे भंवर धाराओं के बारे में कि भंवर धाराएं क्या हैं और इनके उपयोग, और इसे कम कैसे किया जाता है। तो कम करते हैं इसके प्रतिरोध को बढ़ाकर। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे एसी जनरेटर, जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यानी कि एसी जनरेटर। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायनमो। एक तरह से है ना, डायनमो कहिए या उसी को जनरेटर कहा जाता है, जनित्र, जनरेटर। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में एसी जनरेटर कहते हैं, जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा जनित। तो प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और जनरेटर मतलब जनित, इसी को डायनमो कहा जाता है, जनरेटर। ठीक, अल्टरनेटिंग करंट, या इसको फुल फॉर्म में इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी करंट कहा जाता है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको हम लोग एसी जनरेटर कहेंगे, या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, या प्रत्यावर्ती धारा जनित हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो एसी जनरेटर जो होता है, और ये इसका काम क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, मतलब यांत्रिक कार्य को विद्युत कार्य में बदल देता है। तो यही इसके बारे में अगर लिखना हो कि जनरेटर का काम क्या है, यानी जनरेटर क्या काम करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। अभी देखा होगा शादी ब्याह में जो जनरेटर आते हैं उनसे ही तो हमें एसी करंट मिलती है। तो बड़े जो बृहद होते हैं डायनमो, जिसको जनरेटर कहा जाता है, वही अगर छोटा होता तो इसको डायनमो कहा जाता है। तो वो जनरेटर होते हैं बड़े, डायनमो छोटे छोटे होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के लिए होते हैं।
तो कहने का मतलब होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये लिख सकते हैं इसमें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अब पढ़ेंगे इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है? ये सिद्धांत इसका वही है जो हमने पीछे पढ़ा था। फैराडे का पहला जो नियम था कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या की जाती है, घुमाई जाती है, तो कुंडली से वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? धारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर कुंडली किसी बाह्य परिपथ से जुड़ी होती है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर कुंडली को किसी बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। और कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक काम किया जाता है और वही काम जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। ठीक, तो ये इसका सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है या घूमती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अगर कुंडली किसी बाह्य परिपथ से जुड़ी होती है तो उस परिपथ में धारा परिवर्तित होने लगती है। ठीक, अब उसे हमें एसी करंट बनाना है। ठीक, तो कुछ एसी करंट बनाने का कुछ सिस्टम है और उसे हम लोग आगे देखेंगे रचना में। और कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक काम बाह्य व्यवस्था होती है जिसको हम डीजल, पेट्रोल आदि से, गैस से चलाते हैं। ठीक है, देखिए जनरेटर को चलाने के लिए उसमें डीजल लगता है और वो डीजल क्या होता है कि उस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाता है, तो जिससे एसी करंट पैदा होती है। मतलब यांत्रिक काम उस पर किया जाता है, वही यांत्रिक काम किसमें बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। तो हम लोग चलिए लिखते हैं क्या सिद्धांत कि जब कोई बंद कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई बंद कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई बंद कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, भाई बंद होना भी चाहिए, नहीं तो करंट पास नहीं होगी। तो कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है या घुमाई जाती है, घूमती है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? में परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन होता है तो फैराडे का ही नियम है, क्या होता है? जिसके कारण कुंडली में, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और
धारा उत्पन्न होती है। यदि कुंडली बाह्य परिपथ से है ना, हमने कहा था कि यदि कुंडली क्या हो, यदि कुंडली बाह्य परिपथ से जुड़ी हो, परिपथ से जुड़ी हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, हो तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है या होती है। अब क्या है, कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक काम किया जाता है ना, कुंडली को घुमाने के लिए यांत्रिक कार्य किया जाता है। कुंडली घुमाने के लिए क्या किया जाता है, यांत्रिक कार्य किया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है, ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या होता है, दिखाई देता है। अब इसकी हम लोग संरचना और कार्यविधि के बारे में जानते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या अल्टरनेटिंग करंट में ये रहता है अल्टरनेटिंग करंट और जनरेटर, ठीक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये है इसका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल तो बहुत, वो फैराडे के प्रथम नियम जो हमने पढ़ा था वही है कि जब कोई बंद कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है। और वो ये नियम और था कि वो तभी तक रहते हैं जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली चूंकि बंद है, तो यदि कुंडली को किसी बाह्य स्रोत से जोड़ दिया जाए, परिपथ से जोड़ दिया जाए, किसी प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए, बाह्य परिपथ मतलब प्रतिरोध होना चाहिए, तो कुंडली उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। तो कुंडली को किससे घुमाया जाता है, बाह्य स्रोत से, यानी घुमाने के लिए यांत्रिक काम किया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा के रूप में दिखाई देता। अब हम लोग संरचना और कार्यविधि के बारे में जानेंगे। ये भी है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी विद्युत धारा में बदल देता है यांत्रिक कार्य को, ठीक। ठीक। तो अब क्या है, अब हम लोग जानेंगे संरचना के बारे में, इसकी संरचना तथा कार्यविधि। कार्यविधि में इसके डिटेल के बारे में, मतलब इसके फार्मूले के बारे में देखेंगे। एक तरह से हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत कर दिया है, हम लोग कर दिए हैं एक तरह से, ठीक। क्योंकि एसी करंट में पहले एसी जनरेटर ही है, ठीक है। तो संरचना, ऐसा कि हाई स्कूल में आप लोगों ने देखा था, तो इसमें क्या होते हैं, दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक होते हैं। तीन भाग होते हैं, कुंडली, क्षेत्र चुंबक और सर्पी वलय और ब्रुश। तो इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं। तो आप इसको सिंपल बनाइए, ठीक है। इधर यस और इधर यन, दो नाल चुंबक होते हैं जिसका यन और यस सामने होते हैं। और जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो यन से निकल करके यस की तरफ जाती हैं, ऐसे ऐसे ही है। और इसमें ही एक कुंडली होती है ना, जो कई फेरों की बनी होती है।
आयताकार एक कुंडली होती है जो लोहे के फ्रेम पर, एक नरम लोहे के फ्रेम पर लपेट करके बनाई जाती है। ठीक, पास पास फेरों को लपेट करके तांबे के तार का होता है, तांबे के तार को लपेट करके बनाई जाती है। आर्मेचर जिसको कहा जाता है, ये लोहे के, नरम लोहे के कोर पर इसे लपेट लपेट करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, और ये शक्तिशाली चुंबक हो। फिर इसका जो तीसरा पार्ट होता है, इसमें कई फेरे होते हैं जिसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्मेचर कहते हैं। इसको हमें घुमाया जाता है, अब चाहे किसी बाह्य स्रोत से, इंजन से, डीजल पेट्रोल से या जल से, भाप से, टरबाइन से इसको घुमाया जाता है। तो जहाँ बिजली पैदा की जाती है वहाँ जल से घुमाया जाता है इसको, या तो भाप से घुमाया जाता है। ठीक, और इसमें एक सॉफ्ट रोटर शाफ्ट होता है, ये जिसके थ्रू ये क्या करती है, घूमती है ना। जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसको हम लोग धुरी कहते हैं, इस तरह से ये धुरी होता है, जिसी के अलोंग क्या है, ये क्या करती है, घूमती है। ठीक, अब ये कुंडली के एक सिरे से एक सर्पी वलय और दूसरे सिरे से दूसरा सर्पी वलय जुड़ा होता है। एक से एक सर्पी वलय, और सर्पी वलय जो है बेलनाकार होते हैं, तांबे के बने होते हैं, ऐसे बेलनाकार होते हैं ऐसे। तो एक से एक जुड़ा होता है, मतलब है इस तरह से यहाँ बना दिया जाए। तो इसमें जो है एक छोर जो है इससे जुड़ा होता है और एक इसके अंदर से पास रहता है, इसमें कहीं टच नहीं करता, ये दूसरे से जुड़ा होता है। तो ये इससे जुड़ा होता है और ये इससे जुड़ा होता है। ठीक, दोनों लगभग एक ही साइज के होते हैं, थोड़ा साइज एक ही बनाइएगा। ठीक, अब इससे दो कार्बन के ब्रूस जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के दो ब्रूस। और सर्पी वलय जैसे है, इसको रिंग्स, स्लिप रिंग्स कहते हैं, इसको R1, इसको R2 कह दीजिए। और एक ब्रूश है तो ये B1 हो जाएगा, मतलब B2। अब इससे ये टच रहते हैं, है ना, और इससे दो तार निकले रहते हैं, और ये जो है किसी प्रतिरोध से जुड़ा होता है ना, कोई प्रतिरोध होता है जिसको आप बल्ब कह सकते हैं। एक प्रतिरोध जुड़ा होता है यहाँ पे, जो करंट इसमें आती है तो वो ग्लो करता है। ठीक, अब इसे आप इसके अंदर जो है कुंडली को आप चाहे दक्षिणावर्त घुमाए चाहे वामावर्त घुमाए, स्लिप रिंग्स होता है, ये सर्पी वलय हैं दोनों, जिसको हम लोग सर्पी वलय और ये ब्रूश होते हैं, कार्बन ब्रूश। ठीक, अब इसमें जो है इसके घूमने के आधार पे करंट जो है वो अब
अब जैसे इसमें इसको घुमाया जाता है, इसमें करंट प्रेरित होती है, चाहे इसको इस तरह से घुमाया जाए, यानी ये इसका नाम रख देते हैं, ए बी है, सी डी है, इसको मान लीजिए ऐसे घुमाया जाता है, ठीक। तो यानी कि जैसे ही कुंडली इसमें घूमती है, कुंडली पे खींचा गया लंब इस छेद के साथ 90 डिग्री पे बना रहा है, यानी कि जब इस तरह से होता है तो इसका मतलब है कि इस पे जो 90 डिग्री का मान है, मैक्सिमम प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। अब जैसे जैसे कुंडली घूमती है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू होता है। तो जैसे इस तरह से घूमती है, कहने का मतलब होता है कि ये नीचे जाता है पोर्शन और ये ऊपर जाता है पोर्शन। अगर इस तरह घूम रही है तो ये पोर्शन क्या होता है, नीचे जाता है, और ये पोर्शन क्या होता है, ऊपर आता है ना। यानी कि चालक की जो गति है वो इस तरह से, यानी चालक ये नीचे जाता है और ये ऊपर आता है, ठीक। अब इसमें प्रेरित करंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, जिसमें क्या है, ये क्षेत्र को बताता है, ये चालक की गति को बताता है, और ये प्रेरित धारा की दिशा को। अब चूंकि क्षेत्र जो है किधर है, ऐसे है ना, क्षेत्र जो है ऐसे है, एन से एस की तरफ। और यहाँ पे चालक की गति की बात करें तो इस तार में, आइए इस सीधे तार की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये इधर जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे ये इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। तो अंगूठे को क्या करिए, नीचे, मतलब तार ये नीचे जा रहा है, और क्षेत्र जो है ये बताएगा तो एन से एस की ओर है, प्रेरित करंट ये बताएगा नीचे, यानी कि यहाँ पे करंट ऐसे आएगी तो इसका मतलब है इसमें ऊपर जाएगी, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे करंट इसमें ऐसे आ रही है B1 से B2 की तरफ, यानी कि इसमें आ रही है, ये टच है तो इधर से इधर जाएगी, B1 से B2 की तरफ, ठीक। अब ये नीचे जा रहे हैं तो फ्लक्स में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। जब ये जा करके ये तल जो है फ्लक्स से सीधे लंबवत हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा फ्लक्स गुजरेगा 90 डिग्री पे, है ना। अब देखिए करंट की डायरेक्शन इधर क्या है, पाई परिपथ में जाएगी करंट, तो B1 से B2 की तरफ, देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे होते हुए इधर की तरफ जाएगी, ठीक, यहाँ इधर आ रही है। अब घूमते घूमते अब उसमें फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन क्या होगा, तो फ्लक्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है BA cos थीटा। कब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, कब अधिकतम फ्लक्स होगा, थीटा की वैल्यू कब कब होगी। अब जैसे ये नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा तो घूमेगा, घूमते 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 जब ये 180 अंश घूम जाएगा तो पहले नीचे जाएगा, तो इसका 0 से मान बढ़ेगा तो 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री फिर घूमेगा, तो फिर क्या करेगा, जब ये पोर्शन यहाँ चला जाएगा तो ये पूरी उलट जाएगी अगर, तो 180 अंश घूम जाएगा, है ना। पहले 0 डिग्री घूमेगा, फिर 90 डिग्री घूमेगा, फिर 180 घूमेगा। तो फ्लक्स यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि कब 0 हो जाएगा, कब मैक्सिमम हो जाएगा। तो तल पर खींचा गया लंब जो है, इस कुंडली के तल पर खींचा गया लंब छेद के साथ जो कोण बनाएगा वही यहाँ पे रखेंगे, ठीक। तो कब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, कब न्यूनतम होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम, 90 पे 0, 180 पे माइनस हो जाएगा। माइनस कब हो जाएगा, जब कुंडली पूरा तरह से उलट जाएगी, है ना।
अब देखिए इसमें क्या हुआ कि सिंपल ये समझिए कि जब कुंडली इस तरह से थी, नीचे जा रही थी और ये पोर्शन ऊपर आ रहा था, तो हमने देखा कि करंट इसमें इस तरह से बह रही, यानी B1 से B2 की तरह। ठीक, अब मान लीजिए कि 180 यानी कहने का मतलब जब ये 180 अंश यानी ये जब पूरा उलट जाती है, ये पोर्शन चला जाता है यहाँ और ये पोर्शन आ जाता है यहाँ, है ना। और ये जो है ना, ये स्लिप रिंग इसके साथ घूमती रहती है और इससे ये टच करती रहती है, इससे रगड़ता रहता है। ये ब्रूश नहीं घूमता है, ब्रूश ये घूमती है, स्लिप रिंग्स इसके साथ घूम रही, और ये तार इसके साथ साथ इसके अंदर घूमता है। ये इसको टच नहीं कहीं करता, केवल इसे टच करता है इसके अंदर, ऐसे 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 घूमता है, जैसे कुंडली घूम रही तो ब्रूश भी घूम। अब मान लीजिए कि जब 180 अंश घूम गया, तो अब कुंडली का जो तल यहाँ पे था, यहाँ पे आ जाएगा AB वाला और यहाँ पे आ जाएगा CD वाला। ठीक, तो जाहिर सी बात है कुंडली इस तरह से घूम रही है, तो जैसे AB इस समय इधर आएगा तो इसमें करंट किधर घूमे, किधर आ जाएगी नीचे, और इसमें करंट किधर हो जाएगी ऊपर। तो इसका मतलब है कि आधा चक्र, मतलब जब ये उल्टेगी तो पूरा एक चक्र नहीं घूमेगी। 180 अंश में तो आधा चक्र होता है ना, 360 में तो ये घूम के फिर वहां आ जाएगी। तो जब आधा चक्र होता है तो देखिए AB में करंट, देखिए यहाँ ऊपर बह रही थी, तो आधे चक्र में AB में करंट नीचे हो गई, क्योंकि अब AB पोर्शन यहाँ हो गया तो इसमें नीचे करंट बह रही है, और CD यहाँ हो गया तो इसमें ऊपर बह रही है। तो हर आधे चक्र के बाद करंट की डायरेक्शन बदल जा रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, इसको हमको पहले बता देना चाहिए था कि प्रत्यावर्ती धारा वो होती है जो अपनी दिशा को एक निश्चित समय के बाद बदलती रहती है ना। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो समय के साथ क्या होती है, उसका परिमाण जो है और डायरेक्शन बदलता रहता है, और एक निश्चित समय के बाद पुनः उसी डायरेक्शन में उसी परिमाण से वो चालू हो जाती है। यहाँ देखिए जब कुंडली आधा चक्र घूम गई तो करंट की डायरेक्शन भी बदल गई। अब करंट, पहले करंट B1 से B2 की जा रही थी आधा चक्र में, अब B2 से B1 की हो जाने लगी, क्योंकि जब ये सिरा इधर आ गया तो ये किससे जुड़ा है, इससे ना, और इसमें करंट नीचे बह रही, तब इधर से इधर जाने लगी, है ना, इसमें जाने लगी, क्योंकि ये घूम रहा है तो ये चीज़ वहाँ चला जाएगा ना, ये उस साइड चला जाएगा। तो करंट इसमें B1 से B2 में पहले आएगी आधे चक्र में, फिर आधे चक्र में B2 से B1, है कि नहीं। तो जब करंट की डायरेक्शन बदल रही हो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित परिमाण से, तो इसी को प्रत्यावर्ती करंट कहते हैं। तो नाम भी है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, मतलब ऐसा जनरेटर जिससे हम लोग प्रत्यावर्ती करंट उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा जनरेटर जिससे हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, हम ऊपर ऊपर की बात इसमें लिख लेते हैं। ठीक, हमने देखा कि जब करंट इस तरह से घूमी तो हमने दाहिने हाथ का फ्लेमिंग का नियम लगाया, तो देखा कि करंट जो है इसमें नीचे इसमें ऊपर बह रही, यानी कि ये इससे जुड़ा है तो B1 से B2। लेकिन जब आधा चक्र ये इधर आ गया इधर, तो देखिए AB जब इस साइड होगा तो इसमें करंट नीचे हो जाएगी और इसमें ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ये वाला तार नीचे जा रहा है और ये तार ऊपर आ रहा है। तो जब हमने ये नियम लगाया तो इसमें करंट नीचे हुई। अब ये किससे जुड़ा है, AB किससे जुड़ा था, इससे, तो यानी अब करंट नीचे बह रही है, तो यानी कि करंट अब इधर आने लगेगी, अब B2 से B1 की तरफ जाएगी। ये घूम के इधर दिख रहा है ना, जब पलट जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, हाई वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर चला, क्योंकि उसके साथ साथ ये भी घूम रहा है ना। ये स्थिर होता तो ये घूमबे नहीं करती है, स्लिप रिंग भी घूम रही, केवल ब्रश यहाँ पे स्थिर। तो ये संरचना है, सब चीज़ फिगर में है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बना लीजिएगा। इसके बारे में ऊपर ही हम लिख देते हैं। 3 भाग होते हैं, छेद चुंबक, यहाँ पे ये शक्तिशाली चुंबक होता है, नाल चुंबक, जिसका यंग यानी चुंबक का 2 ध्रुव होते हैं, यानी उसके बीच में कुंडली होती है, और चुंबकीय छेद रेखाएं
इधर से इधर। फिर दूसरी चीज इसमें क्या होती है, कुंडली होती है जो नरम लोहे के क्रोट पे कई फेरे लपेट कर बनाई जाती है, जिसको आर्मेचर कहते हैं। दूसरी चीज स्लिप रिंग्स होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जो कुंडली के दोनों सिरे अलग अलग इससे जुड़े होते हैं और इसके साथ घूमते हैं। कार्बन ब्रूस स्थिर होता है जो स्लिप रिंग इससे टच करता हुआ घूमता है। और ब्रूसों का संबंध क्या होता है, एक बार प्रतिरोध से होता है, या बल्ब या कुछ भी लगाया जा सकता है। ठीक। और कैसे हम करंट की प्रत्यावर्ती करंट मिल रही है, क्योंकि हर आधे चक्र के बाद करंट की डायरेक्शन बदल जा रही है। तो परिवर्ती जो दिशा में बदल जाए एक निश्चित समय के बाद, अपनी दिशा को बदल दे, तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती, मतलब समय के साथ जो दिशा बदलती हो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। मतलब समय के साथ परिमाण और दिशा में, मतलब पीरियाडिक आवर्त रूप से बदलती हो तो उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब एक निश्चित समय में वो एक दिशा में परिमाण उसका मैक्सिमम होगा, और फिर उस निश्चित समय के बाद फिर परिमाण घटते घटते उसका 0 हो जाएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में उसका परिमाण दिशा बदल जाएगी। तो जो समय के साथ परिमाण और दिशा बदलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। एक निश्चित समय के बाद परिमाण भी बदल जाए, दिशा भी बदल जाए, है ना। यानी उसका मान 0 से मैक्सिमम एक दिशा में, फिर 0 से मैक्सिमम दूसरी दिशा में, फिर 0 से मैक्सिमम पहली दिशा में। मतलब बार बार एक निश्चित समय के बाद वो अपना परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, तो उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और यहाँ हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन आधे चक्र में एक तरफ, फिर दूसरे आधे चक्र में दूसरी तरफ होती है। ठीक। तो इसको मिटा दिया जाए। अब इसके बारे में देख लिया जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयव, मतलब ये तीनों अवयव उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित है। यहाँ लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मूल अवयव जो है उपर्युक्त चित्र में क्या है, प्रदर्शित। अभी हमने देखा था ऊपर फिगर को, तो उपर्युक्त चित्र में प्रदर्शित। इसमें क्या होती है, एक कुंडली होती है। ठीक है, एक कुंडली होती है। इसमें एक कुंडली होती है, और वो किस पे घूमती है, रोटर सैफ्ट होता है ना, जिस पे अध्यारोपित होती है, उसी के सहारे वो उसके अक्ष मान लेते हैं, घूमती रहती। ठीक है। तो इसमें एक कुंडली होती है, ये लिखेंगे कि इसमें एक कुंडली होती है। इसमें क्या होती है, एक कुंडली होती है जो रोटर सैफ्ट पर आरोपित होती है, जो रोटर सैफ्ट पर आरोपित होती है। मतलब जिसके चारों ओर वो कुंडली को घूमती है, जिसके चारों ओर, है ना। तो इसमें एक कुंडली होती है जो रोटर सैफ्ट पर घूमती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कहते हैं। आप जैसे भी इसको लिखिए, नरम लोहे के क्रोट पे तांबे के तार के कई फेरे लपेट कर बनाई जाती है, तो जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसमें एक सैफ्ट होता है, उसी पे ये मढ़ी आरोपित होती है, उसी के अराउंड चारों ओर ये घूमती है ऐसे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। तो जिसे आर्मेचर कहते हैं ना। तो आर्मेचर बिल्कुल है जैसा है। कुंडली का जो घूर्णन अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ऐसे होती है, जो घूर्णन अक्ष है वो ऐसा होता है।
है ना। घूर्णन अक्ष के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता। तो लिखेंगे कुंडली का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है या लंबवत है। कुंडली का घूर्णन अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को किसी बाह्य साधन द्वारा घुमाया जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को किसके द्वारा, किसी बाह्य स्रोत के द्वारा घुमाया जाता है या बाह्य साधन द्वारा घुमाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को किसी बाह्य साधन द्वारा घुमाया जाता है। आप जानते हैं इंजन द्वारा घुमाया जाता है, डीजल या पेट्रोल के इंजन द्वारा घुमाया जाता है, ऐसा पता है कि नहीं। कुंडली के घूमने से जब घुमाया जाता है तो कुंडली के घूमने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली के घूमने से इसमें घूमने से इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न होती है। जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा उत्पन्न होती है। अभी क्रियाविधि बहुत लंबी है, अभी इसका न्यूमेरिकल भी चलेंगे। अभी दिखाया जाएगा कि जो धारा है उसकी डायरेक्शन, परिमाण कैसे कैसे बदल रहे हैं, क्योंकि परिमाण और डायरेक्शन समय के साथ बदलने वाली धारा को ही तो हम लोग प्रेरित धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और कुंडली के सिरों को क्या किया जाता है, सर्पी वलय से जोड़ा जाता है। अलग अलग सर्पी वलय, दोनों कुंडली के सिरे दो सर्पी वलय से जुड़े होते हैं, है ना। एक तो वहीं टच होता है, एक इसके अंदर से आता है, लेकिन उसको टच नहीं करता है और साथ साथ घूमते हैं कुंडली के सर्पी वलय। और ब्रुश दो होते हैं जो उसको टच किए रहते हैं, है ना। तो कुंडली के सिरों को क्या करते हैं, कुंडली के सिरों को सर्पी वलय और ब्रुशों, सर्पी वलय तथा ब्रुशों की सहायता से, ब्रुश थे ना वहाँ पे, हमने 60 में सब लिखा है ब्रुशों की सहायता से। हालांकि हाई स्कूल के किताब में सब लिखा हुआ है की सहायता से एक बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, ये भी लिख सकते हैं। सहायता से एक बाह्य प्रतिरोध यानी परिपथ से जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में सब दिखाया हुआ है ना। कुंडली घूमती है, उससे फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा बनती है और वो ब्रुश B1 से B2 की ओर जाती है। जब आधा चक्र घूम जाता है तो करंट की डायरेक्शन भी बदल जाती है, वो B2 से B1 की ओर जाती है। तो आधा चक्र घूमने में कुंडली का कोई समय लगता है ना, तो एक निश्चित समय के बाद वो अपने परिमाण और दिशा को बदल लेती है, तो उसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हम कहते हैं कि उत्पन्न होती है। अभी उसका हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, उसका ग्राफ भी देखेंगे कि कितने समय के बाद वो अपनी परिमाण को बदलती है, डायरेक्शन को बदलती है, कब उसका परिमाण मतलब मान मैक्सिमम होता है और कब जीरो होता है, ठीक है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा उत्पन्न होती है उसका फार्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने ये सब ऊपर ऊपर की बात लिखा है, फिगर आप बहुत बढ़िया से बना देंगे। आपको लिखना है तो आप कुंडली, छेद, चुंबक और सर्पी वलय ब्रुश के बारे में भी लिख सकते हैं, क्या काम है हमने बता दिया। ठीक, तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा और भी इसमें है। तो अब क्या है, अब इसमें है कि यदि कुंडली मान लेते हैं घूम रहा है तो घूमने की कोणीय चाल जो है ओमेगा है, और किसी समय टी पर कुंडली के तल पर लंब छेद के साथ अगर थीटा कोण बनाए तो थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। ऐसा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ घूम रही है कोणीय चाल ओमेगा से तो ओमेगा बराबर जो होता है थीटा बाई टी होता है, और थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। यानी कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी कोणीय विस्थापन की दर, और इसलिए थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, है ना। तो कहने का मतलब यदि कुंडली की कोणीय चाल, यदि कुंडली की कोणीय चाल ओमेगा हो तथा किसी समय टी पर, है ना, कुंडली के तल पर जो लंब होता है वो किसको बता रहा है, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। कुंडली किसी समय टी पर कुंडली के तल पर लंब जो होता है वो छेद के साथ थीटा कोण बनाया है, छेद के साथ थीटा कोण बनाता हो तो थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी। जहाँ ओमेगा क्या है उसकी कोणीय आवृत्ति या कोणीय चाल होती है, इसको कोणीय आवृत्ति भी कहा है। कोणीय आवृत्ति मतलब है कि कोणीय विस्थापन पर सेकंड, कोणीय विस्थापन। इस स्थिति में कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस स्थिति में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मतलब टाइम टी पर फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पे टी आया तो इसका मतलब है कि अतः स्पष्ट है कि यहाँ लिखेंगे अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ क्या है, लगातार बदलता है। देखिए टाइम के साथ फ्लक्स बदलता है, के साथ लगातार बदलता है। टी है ना, टी के साथ फाई लगातार क्या है, बदलता है। अब फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, अतः फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाता है, -n d फाई अपॉन डी टी। यानी कुंडली में फेरों की संख्या, ऐसा आप लोग जानते हैं, n है, d बटे डी टी है, और अंदर क्या लिख देंगे, फाई की वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो बाकी जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, से -n बी ए, ठीक, बाहर आ जाएगा
d/dt यानी cos ओमेगा टी का हम लोग को अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल क्या होता है cos ओमेगा टी का, माइनस साइन ओमेगा टी होता है। तो माइनस n BA और हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हर पार्ट का डिफरेंशियल किया जाता है। cos ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, याद रखना cos का होता है माइनस साइन ओमेगा टी। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा होगा और टी का 1 होता है। ठीक है ना। ओमेगा जो है वो भी कांस्टेंट होता है, कोड़ी चाल यानी ओमेगा कोड़ी चाल से वो घूम रही है। तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा क्या कि ई बराबर बनेगा n BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ भी स्पष्ट है कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो समय के साथ लगातार बदल रहा है। देखिए टाइम समय के साथ लगातार बदलता है। तो समय के साथ विद्युत वाहक बल का जो परिवर्तन है उसे हम लोग कुछ एक टाइम के रूप में एक तालिका में दिखाएंगे, उसे एक ग्राफ खींचेंगे जल्दी से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए संरचनाकार विधि में चल रही है बात। अब क्या है कि स्पष्ट है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहां से स्पष्ट है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, वहां से धारा भी निकाल सकते हैं, बाद में भी धारा निकालेंगे। वही प्रेरित विद्युत वाहक बल भी आए तो धारा भी आ जाएगा। समय के साथ लगातार बदलता है, समय के साथ लगातार बदलता है। समय के साथ लगातार क्या करता है, बदलता है, यानी परिवर्तित होता है। तो समय के साथ विद्युत वाहक बल का परिवर्तन जो है, समय के साथ विद्युत वाहक बल का जो परिवर्तन है निम्न तालिका में प्रदर्शित किया जाता है ना। परिवर्तन हम लिख देते हैं निम्न तालिका में प्रदर्शित है। तालिका बनाएंगे, निम्न तालिका में क्या है प्रदर्शित, एक तालिका बनाएंगे। टाइम के अनुसार देखें क्या क्या होता है। तो एक तालिका बना देते हैं। देखिए आप को जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से काम करिएगा। ठीक है, देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। ठीक, 3 है खाना 3। अब जैसे कि इसमें टाइम हो जाएगा, टाइम, इसके बाद इसमें थीटा की वैल्यू रखी जाएगी ओमेगा टी, इसमें ई आएगा। क्या क्या होगा, क्योंकि टाइम बदलेंगे थीटा बदलेगा, इसके बाद ई आएगा। तो जैसे टाइम 0 जब था, यानी टी 0 था, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी 0 होता, उस समय ये भी 0 होगा। अब जब टाइम 1/4 होता है, यानी पूरे का 4th होता है, t/4, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये π/2 आएगा। देखिए ओमेगा गुणे t/4, ओमेगा बराबर होता है 2π/t, तो गुणे t/4, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो π/2 है ना।
और इसकी वैल्यू जब ये 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा ठीक। और इसी को हम लोग जो है ई नॉट से प्रदर्शित करेंगे, ठीक, एन बी ए ओमेगा। बाकी एन बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी की जगह हमारा क्या आ गया पाई बाई 2, यानी साइन 90 का मान 1 हो गया। अब चलिए टी बाई हाफ पे, इतने समय पे, यानी 0 से टी वाले टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं एक आवर्तकाल के बीच में क्या क्या होता है। तो जाहिर सी बात है जब हम टी हाफ वहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू पाई हो जाएगी। तो साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 180 का मान 0 हो जाता है, ठीक। अब सीधे हम लोग जो है थर्ड तिहाई पे जाते हैं, थर्ड टी बाई 4 हाफ, पहले 1/4 हाफ थर्ड फोर्थ, तब थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है वो आप निकाल के देख सकते हैं, 3/2 होती है ना। और इस समय ये माइनस में आता है, माइनस एन बी ए ओमेगा, इसको हम माइनस ई नॉट बी कहेंगे, ठीक। आप निकाल के यहाँ देख सकते हैं, हमने फार्मूला ओमेगा का मान 2π/t होता है, तो 3t/4 रखेंगे। ये कितने डिग्री आ गया, 3 × 180/2, 3 × 180/2 कर दीजिए तो 90, 270 डिग्री, तो 270 का माइनस। अब यहाँ कंप्लीट टी यानी एक पूरा आवर्तकाल की बात करें तो यहाँ पे ये 2π होगा और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यदि समय तथा विद्युत वाहक बल के बीच वक्र खींचें, यदि समय t व विद्युत वाहक बल E के बीच वक्र खींचें तो निम्न वक्र प्राप्त होता है। निम्न वक्र क्या होता है, प्राप्त होता है। कैसा, हमें खींचना क्या है, इधर हम समय ले रहे हैं, t सेकेंड में रहेगा इधर इस डायरेक्शन में, और इधर जो है प्लस ई रहेगा विद्युत वाहक बल और इधर माइनस ई रहेगा। तो देखिए जब टाइम 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, टाइम 0। लेकिन जब t/4 यानी कि 90 थीटा जब 90 अंश हो तो ई मैक्सिमम यानी कि इस तरह से हो गया, यानी यहाँ पे t/4 और इसकी वैल्यू क्या हो गई, एन बी ए ओमेगा, जिसको हम लोग ई नॉट कहते हैं, ठीक। और जैसे ही यहाँ पे जब हम लोग t/2 की बात करेंगे तो थीटा पाई हो जाएगा, फिर खट से 0 हो जाएगा। यहाँ पे t/2 पे देखिए 0 हो गया। तो देखिए एक डायरेक्शन में ये परिमाण बदल रहा है, देखिए 0 से मैक्सिमम हुआ और फिर मैक्सिमम से 0 हुआ, डायरेक्शन बदल गई, एक आधा चक्र है ना। आधा चक्र में क्या है, 2 बार 0 हुआ, अभी देखेंगे 2 बार मैक्सिमम हुआ। फिर इसके बाद 3t/4 में इस पे एंगल पर क्या होगा, फिर ये मैक्सिमम होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव माइनस है तो यानी नेगेटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम होगा यहाँ पे, यानी माइनस एन बी ओमेगा, यानी इसको माइनस ई नॉट कहें। और फिर जब कंप्लीट टी होगा तो फिर जाकर के ये 0 हो जाता है और यहाँ पे जो है 3t/4 है, ठीक। तो देखिए इसी को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है कि
एक निश्चित समय के बाद जो है ये अपने परिमाण को और डायरेक्शन को बदलता है समय के साथ। अब फिर मतलब एक निश्चित समय T/4 आधे आवर्तकाल के बाद देखिए, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में उसी से शुरू हो जाता है, या कहें एक आवर्तकाल में ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है परिमाण को, लेकिन एक आवर्तकाल के बाद फिर देखिए उसी परिमाण और उसी दिशा में शुरू होता है। एक यहाँ से यहाँ तक के समय को एक आवर्तकाल कहेंगे। तो एक आवर्तकाल में अपनी डायरेक्शन को परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है, विद्युत वाहक बल या करंट। लेकिन एक निश्चित समय जिसको हम आवर्तकाल कहते हैं, जो एक निश्चित समय है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल के बाद उसी परिमाण और उसी दिशा से देखिए फिर उसी परिमाण उसी दिशा से शुरू होता है। यार है तो ये भी यार है। और जो निश्चित समय की बात करता है वो आवर्तकाल होता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 बार, यहाँ पे देखा जाए तो 2 बार 0 और 2 बार मैक्सिमम होता है एक आवर्तकाल में। अब लिखेंगे कि उपरोक्त आरेख से या वक्र से स्पष्ट है कि, लिखेंगे कि वक्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, वक्र से स्पष्ट है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 बार, मतलब यहाँ पे या तो पहले तो ये लिखेंगे कि वक्र से स्पष्ट है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल समय के साथ लगातार बदलता रहता है ना। यहाँ लिखेंगे बल समय के साथ बदल रहा है कि नहीं, समय के साथ लगातार बदलता रहता है। ठीक, यानी कुंडली के एक चक्र में, कुंडली जब एक पूरा चक्र, एक चक्र घूमने के दौरान, यहाँ लिखेंगे, देखेंगे ग्राफ में ही है, कुंडली के एक चक्र घूमने में, कुंडली के एक चक्र जब घूमती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार घूमने में के दौरान, कहिए घूमने के दौरान, है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है दौरान वही E का मान, जैसे E का मान 2 बार अधिकतम तथा 2 बार न्यूनतम होता है। देखे आपने, 2 बार अधिकतम हुआ था और 2 बार न्यूनतम होता। साथ ही साथ क्या हो रही थी उसमें, इसकी दिशा भी बदलती रहती है। यहाँ लिखेंगे साथ ही साथ इसकी दिशा भी बदलती रहती है। साथ ही साथ इसकी दिशा भी क्या कहती रहती है, बदलती। तो ऐसे विभवांतर को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। तो ऐसे विभवांतर को प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभवांतर कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभवांतर का समीकरण जो होता है, या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, विभवांतर का समीकरण क्या होगा, E बराबर mBA ओमेगा साइन ओमेगा t, और ये उसका जो शिखर मान होता है, मैक्सिमम मान, जिसको हम लोग E0 कहेंगे।
ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से करंट की बात करें तो आई बराबर होता है E/R साइन ओमेगा टी। तो आर, ई में आर से अगर भाग दे दें तो वो आई हो जाएगा। आई बराबर E/R है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है E0 साइन ओमेगा टी बटे आर। E0 आर को क्या कहेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा समीकरण है। अब जहाँ पे ये हो सकता है कि जहाँ ई और स्मॉल आई क्या है, ये विभवांतर और धारा के ताक्षणिक मान है। विभवांतर व धारा के क्या है, तात्कालिक या तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस मान है ना। और जबकि क्या है, ई नॉट तथा वाई नॉट विभवांतर और धारा के क्या है, शिखर मान है। शिखर मान का मतलब क्या हुआ, अधिकतम मान, जिसको हम लोग कहते हैं अधिकतम मान। ये मैक्सिमम वैल्यू आई और ई क्या है, ताक्षणिक मान। किसी भी क्षण ये पता कर सकते, टाइम के साथ ये परिवर्तित है ना, कि किसी भी टाइम ई निकाल सकते है, तो फिक्स होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ताक्षणिक, और उसे कहा जाता है शिखर मान। ठीक, अधिकतम मान या शिखर मान। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों समीकरण हम लोग आगे यूज करेंगे। समझ लीजिए कि अगले चैप्टर की शुरुआत भी हो गई है। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोट में लिख लिया जाए है, जो हमने एक जगह एक बार बताया था जब हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे, वही चीज यहाँ पर फिर आएगा। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, बस 2 मिनट का। ये नोट वाली बात है। इसमें क्या है कि जो 0 और t समय के बीच का भाग, माना 1 आवर्त काल के बीच के भाग को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर का एक चक्र कहते हैं। और एक चक्र में 2 अर्ध चक्र सम्मिलित होते हैं, आधे आधे मिला करके ना 2 चक्र होता है। ठीक है, तो वही बात हम लिखते हैं कि अर्ध चक्र मतलब है कि अगर एक चक्र धनात्मक होता है तो दूसरा चक्र ऋणात्मक होगा, अगर दूसरा धनात्मक होगा तो पहला ऋणात्मक होगा। तो 0 तथा t समय के बीच के भाग को, यानी 1 आवर्त काल के बीच के भाग को प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर का या विभवांतर का एक चक्र कहते हैं। और एक चक्र में 2 अर्ध चक्र सम्मिलित होता, एक धनात्मक होता है तो उसी क्षण दूसरा वाला पोर्शन ऋणात्मक होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रत्यावर्ती कोई विभवांतर है, उसे 2 बिंदुओं के बीच अप्लाई किया गया, इसे है ना, तो अगर ए बी के बीच लगाया गया, इसको मतलब है ये लगाया गया जैसे ए और बी के बीच है ना, ये ए है और मान लीजिए बी पोर्शन है, बीच लगाया गया, यहाँ पे कुछ लगाया गया, यहाँ पे जो भी होगा, तो होता क्या है कि
आधे चक्र में इसका जब आधे चक्र में अगर ए बिंदु अगर धनात्मक है तो इसके तब बी उस समय ऋणात्मक पर होता है, ठीक। और दूसरे आधे चक्र में जब ये ऋण होता है तो ये धन होता है। यही बात लिखना है ना। तो लिखेंगे कि 0 तथा t समय के बीच के भाग को, यानी एक आवर्त का 0 तथा t समय के बीच के भाग को प्रत्यावर्ती विभवांतर का एक चक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभवांतर का एक चक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभवांतर का क्या कहते हैं? एक चक्र कहते हैं। एक चक्र में क्या होता है? दो अर्धचक्र थे कि नहीं? एक चक्र में दो अर्ध चक्र सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित होते हैं। आधा आधा होता है। एक धनात्मक अर्धचक्र, एक धनात्मक अर्धचक्र तथा दूसरा ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। मतलब 0 से t के समय के बीच एक चक्र जो है, मतलब एक तरफ वो धन सिरा में जाता है तो दूसरे आधे चक्र में वो ऋण सिरे पे आता है। ठीक। तो कहने का मतलब अगर उसके दो बिंदुओं के बीच अप्लाई करें तो अगर ए धन पे होता है तो उस वक्त दूसरा वाला ऋण पर होगा, क्योंकि दोनों के बीच वो 0 से t में एक चक्र होता है ना। एक दूसरे वाले चक्र पे जुड़ा होता है और एक पहले वाले चक्र पे जुड़ा होता है। फिर जब चक्र बदलता है तो वो अगर ये ऋण जब धन होता है तो दूसरा धन और ऋण वाला ऋण जो है धन होता है तो धन ऋण हो जाता है। लिखेंगे कि यदि प्रत्यावर्ती विभवांतर को दो बिंदुओं ए व बी के बीच लगाया जाए, तो ए और बी के बीच क्या किया जाए? लगाया जाए तो नहीं, लगाया जाए तो हम लिखेंगे तो यदि आधे चक्र में ए बिंदु धनात्मक हो, कहने का मतलब आधे चक्र में ए बिंदु क्या हो? धनात्मक हो तो बी बिंदु ऋणात्मक होगा। तो बी बिंदु ऋणात्मक होता है। अगर ए बिंदु धनात्मक होता है तो बी बिंदु क्या होता है? ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आधे चक्र में अगर ए बिंदु ऋणात्मक हो गया तो, और ऋणात्मक आधे चक्र में अगर ए बिंदु ऋणात्मक होता है तो बी बिंदु धनात्मक होता है। ठीक। तो अगर उसे दो बिंदुओं के बीच अप्लाई करें तो पहले अर्ध चक्र की बात करें तो ए अगर धन पे है तो बी ऋण पर होता है। दूसरे अर्ध चक्र की बात करें तो दूसरे अर्ध चक्र में अगर ए ऋण पर होता है तो बी धनात्मक होता है, क्योंकि हर अर्ध चक्र के बाद पोलैरिटी बदल जाती है। पोलैरिटी बदलने का मतलब हर चक्र के बाद
पोलैरिटी क्या हो जाती है, बदल। एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो दूसरा बिंदु नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो हर आधे चक्र के बाद पोलैरिटी बदल जाती है, जो धन होता है वो ऋण हो जाता है, जो ऋण होता है वो धन हो जाता है। ठीक, तो ये था एसी जनरेटर, जिसके बारे में हाई स्कूल में भी दिया हुआ है, तो आप हाई स्कूल से थोड़ा सा इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो हमने एसी जनरेटर होता क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, संरचना क्या है, और इससे थोड़ा सा हमने मॉडिफाइड ये किया कि इससे रिलेटेड हमने प्रत्यावर्ती जो विभवांतर है और करंट, उसका प्रत्यावर्ती जो समीकरण होते हैं विभवांतर और धारा का, उसको प्राप्त किया। ठीक है, और हमने ग्राफ भी खींचा कि किस तरह का इसका ग्राफ होता है, और इसे प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने एक समय के साथ ये जो धारा या विभवांतर होता है दिशा और परिमाण बदलता रहता है, और एक निश्चित समय जिसको आवर्तकाल कहते हैं अपने उसी परिमाण और दिशा के साथ प्रारंभ होता है। तो एक आवर्तकाल में ये अपनी दिशा और परिमाण को बदलता रहता है। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और ये इसका एक लास्ट वीडियो लेक्चर था, और ये चैप्टर यहीं होता है समाप्त, और अगले चैप्टर की मान लीजिए यहाँ पे शुरुआत भी हो गई है। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब एक नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।